नमस्कार। इस बार मैं आपके सामने दो कहानियाँ लेके आया हूँ। कहानी है महानायक अमिताभ बच्चन की। हाल ही में उनको और उनके परिवारजनों को कोरोना पॉजिटिव पाया गया है और इस समय में हमारे इस देश की और विश्व में उनके जितने भी फ़ैन हैं, उनकी दुआ उनके साथ है, उनके परिवारजनों के साथ है और हम आशा करते हैं कि वो जल्द ही स्वस्थ हो जाएँ। जब मैंने इस खबर को सुना तो ठीक कुछ घंटों पहले ही मैंने उनके ऊपर ये दो कहानी पढ़ी थी जो लिखी है संजय सिन्हा ने। संजय सिन्हा जिनको नहीं पता मैं बता दूं, आज तक के सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर हैं जो अपने फेसबुक प्रोफाइल पर हर रोज़ एक कहानी के स्वरूप में एक कुछ सीख हमें प्रस्तुत करते हैं। करंट अफेयर्स होता है या तो फिर उनके पास्ट एक्सपीरियंसेस होते हैं या ज़िंदगी का फ़लसफ़ा होता है। जिनको ज़िंदगी के फ़लसफ़े में और रिश्तों के फ़लसफ़े में दिलचस्पी हो, उन्हें पढ़ना अच्छा लगता हो, उनके लिए ये किताब बेस्ट है। ज़िंदगी आपको बहुत सारी चीज़ें सिखा जाएंगी। मैं सभी को ये रिकमेंड करूँगा कि सब पढ़ें। तो उसमें से ही दो कहानियाँ मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ। 9 फरवरी, इस बार फिल्म शमिताभ के लिए जब अमिताभ बच्चन से मेरा मिलना हुआ था, तब मेरे मन में एक सवाल था जो मैं उनसे पूछना चाहता था। दरअसल बहुत दिनों से मेरे मन में ये सवाल था जिसे मैं अमिताभ बच्चन से पूछना चाहता था। इस बार जब अमिताभ बच्चन का इंटरव्यू पूरा हो गया और मैं उनसे अलग से बात करने लगा, तो मैंने बहुत धीरे से उनसे अपना सवाल पूछा। बहुत साल पहले मैंने मृणाल सेन की एक फिल्म भुवन शोम देखी थी। मुझे पता नहीं कि आप में से कितनों ने भुवन शोम देखी है, लेकिन जिन लोगों ने देखी होगी उन्हें शायद याद हो कि फिल्म शुरू होती है नेपथ्य में फिल्म का एक परिचय देती हुई एक गूंजती भरी आवाज से। कुल 1 मिनट की उस आवाज का परिचय पर्दे पर कराया जाता है। आवाज अमिताभ। ब्लैक एंड व्हाइट जमाने की इस फिल्म में अमिताभ बच्चन का पूरा नाम तक लिखने से निर्माता निर्देशक को परहेज रहा होगा, ऐसा सोचना मेरे लिए जरा मुश्किल था। मैं बहुत बार सोचता था कि कभी अमिताभ बच्चन से इस बारे में बात जरूर करूंगा। कई बार मिला, लेकिन मेरी हिम्मत ये पूछने की नहीं होती थी कि फिल्म भुवन शोम में आपका परिचय कराते हुए मृणाल सेन से इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई। फिल्म में कुछ मिनट के लिए अमिताभ बच्चन की सिर्फ आवाज ली गई है। हीरो है उत्पल दत्त। उत्पल दत्त रेलवे के अधिकारी बने हैं जिनका नाम है भुवन शोम। भुवन शोम के बस दो ही शौक हैं, शिकार खेलना और ईमानदारी। ये फिल्म रेलवे की इसी अति ईमानदार शिकारी अधिकारी की कहानी है। इतना ईमानदार कि वो अकेलेपन में अपनी जिंदगी गुजारने को अभिशप्त है। एक बार भुवन शोम को एक टिकट बाबू के खिलाफ बेईमानी की शिकायत मिलती है। वो जांच करने निकल पड़ते हैं। सौराष्ट्र के एक गांव में जाकर उन्हें उस टीटी के विषय में जांच करनी है और ये अच्छा मौका होता है जब वो जांच के साथ पंछियों का शिकार भी कर सकते हैं। भुवन शोम निकल पड़ते हैं अपनी बंदूक को साथ लेकर। गांव में उन्हें एक लड़की मिलती है, बेटी की उम्र की लड़की जिसका नाम गौरी है। गौरी से मुलाकात के बाद भुवन शोम की नीरस जिंदगी में खूब रस घुलता है। एक ऐसे आदमी की जिंदगी में प्यार के तार झंकृत होते हैं जिसके प्यार के सारे तार उसकी ईमानदारी की बलि चढ़ चुके होते हैं। जांच के बाद गांव से चलते हुए भुवन शोम को पता चलता है कि जिस लड़की ने गांव में शिकार पर ले जाने में उनकी मदद की है, जिसने उनकी सूखी जिंदगी में प्यार के दो फूल खिलाए हैं, उस लड़की की शादी उसी बेईमान टीटी से होने वाली है जिसकी जांच के सिलसिले में भुवन शोम उस गांव में पहुंचे थे। पूरा रेलवे महकमा जानता है कि भुवन शोम जिसकी जांच कर रहे हैं उनकी नौकरी नहीं बचने वाली, उसे सजा होकर रहेगी। फिल्म में एक दृश्य है
जिसमें शिकारी शिकार से पहले आसमान में उड़ते पंछियों को देखकर ठहरता है। पहली बार शिकारी पंछियों की उड़ान देखकर आश्चर्य में पड़ जाता है। उसे खुद हैरानी होती है कि उसने इतने पंछियों का शिकार किया, तो क्या कभी उसने उड़ते हुए पंछियों को देखा ही नहीं। एक शिकारी शिकार पर निकलता है और वो शिकार नहीं कर पाता, लेकिन उसे कोई निराशा नहीं होती, बल्कि जब आखिर में एक पंछी का शिकार कर लेता है तो घायल पंछी की तीमारदारी उसे कोमल जान और एक नए संसार से परिचित होने का मौका देती है। और यही होता है आठवां आश्चर्य। एक अति ईमानदार अफसर एक बेईमान टीटी बाबू को माफ कर देता है। उसकी नौकरी बच जाती है। फिल्म के बीच में कई बार अमिताभ नाम के व्यक्ति की आवाज कमेंट्री की तरह गूंजती है, वही भारी और गूंजती है। अमिताभ बच्चन यकीनन उन दिनों फिल्म इंडस्ट्री में घुस गए थे, लेकिन उनका नाम अमिताभ बच्चन पर्दे पर लंबा और अजीब सा था। मैं अमिताभ बच्चन के सामने था। इंटरव्यू खत्म होने के बाद मैं उनसे बातें करने लगा। फिर मैंने कहा कि मेरे मन में दुविधा भरा एक सवाल है। उन्होंने कहा, पूछो। फिल्म भुवन शोम में आपके नाम के साथ बच्चन नहीं लिखने के पीछे कोई खास वजह? मैंने पूछा। अमिताभ बच्चन ने मेरी आंखों में झांका, कुछ देर खामोश रहे, फिर उन्होंने कहा, उन्हें लगता था कि ये नाम बहुत बड़ा है, नहीं चलेगा। मैं चुप रहा। फिर उन्होंने कहा, उन्हें तो लगता था कि अमिताभ नाम भी नहीं चलेगा, ये आदमी ही नहीं चलेगा। ऐसा बहुत बार होता है। मृणाल सेन से यकीनन भूल हुई होगी। भुवन शोम देखते हुए मैं बार बार रुकता, सोचता कि समय का पहिया अगर सचमुच पीछे किया जाए तो आदमी मुड़कर देख सकता है कि किसी को पहचानने में उससे कितनी भूल हो सकती है। हम सबसे भूल होती है। ये भूल जब सिनेमा में होती है तो सिर्फ कलात्मक और व्यावसायिक भूल होती है, लेकिन किसी को नहीं पहचानने की भूल जब जिंदगी में होती है और कोई अमिताभ अगर बाद में अमिताभ बच्चन निकलता है तो भूल करने वाले को उसे सुधारने का मौका भी नहीं मिलता। क्या बेहतर होता जो हम सचमुच इस सच को समझ पाते कि किसी के नाम को छोटा करने से कोई छोटा नहीं हो सकता। जिस अमिताभ को अमिताभ बच्चन बनना होता है उसे कोई नहीं रोक सकता। मेरी बात का यकीन ना हो तो कल दिल्ली चुनाव के नतीजे देख लीजिएगा। आपको कल ही अमिताभ बच्चन बनते हुए दिखेंगे। मैं राजनीति पर लिखता नहीं, लेकिन जिंदगी के बीच से गुजरना तो मेरी मजबूरी है। हो सकता है आपने ना देखा हो, मैंने सिनेमा के रुपहले पर्दे पर और जिंदगी की सड़क पर कई अमिताभों को अमिताभ बच्चन बनते हुए देखा है। हर कोई बन सकता है, अगर इतनी हिम्मत और लगन हो कि कोई आपका नाम ना लेना चाहे और आप में उस अपमान को सहने का दम हो, तो यकीन कीजिए आप भी बन सकते हैं अमिताभ से अमिताभ बच्चन। तो ये थी पहली कहानी, और दूसरी कहानी इसी का कंटिन्यूएशन थोड़ा विस्तृत में शुरू करते हैं। आदमी का सबसे बड़ा शत्रु होता है समय। वो कभी भी किसी के भी विरुद्ध खड़ा हो सकता है। जब समय विरुद्ध खड़ा हो जाता है तो सिर्फ और सिर्फ धैर्य में ही वो ताकत होती है जो उसका मुकाबला कर सकता है। और एक सच ये भी है कि समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता, वो अपनी गति से आगे बढ़ता चला जाता है। जो उसकी गति के साथ गति नहीं मिलाते वे छूट जाते हैं। समय बड़ा क्रूर होता है, उनका लेखा जोखा भी नहीं रखता। इतिहास उन्हीं की ओर मुड़कर देखता है जो अपने धैर्य के बल पर समय के प्रवाह के विरुद्ध तैरते हुए निकलने का दम दिखाते हैं, वही कालजयी कहलाते हैं।
मैंने लिखा था कि फिल्म शमिताभ की रिलीज के दौरान मैं अमिताभ बच्चन से मिला था। मैंने अमिताभ बच्चन से वर्षों पुराने उस सवाल को पूछा था कि फिल्म भुवन शोम में महान फिल्मकार मृणाल सेन ने आपकी आवाज़ बतौर कमेंटेटर लेने के बाद सिर्फ अमिताभ क्यों लिखा था, अमिताभ बच्चन क्यों नहीं? तो अमिताभ बच्चन ने बहुत रुक कर कहा था कि उन्हें लगता था कि अमिताभ बच्चन बहुत अटपटा सा नाम है, ये नाम सिनेमा के लिए नहीं बना, ये नाम सिनेमा में नहीं चल सकता, इसलिए उन्होंने सिर्फ अमिताभ लिखा था। उन्हें विश्वास था कि अमिताभ नाम भी उस श्वेत श्याम पर्दे पर आखिरी बार लिखा जा रहा है, उसके बाद तो ये कहीं गुम हो जाएगा समय की लहरों में। मैंने अमिताभ बच्चन की आंखों में बहुत भीतर झांक कर देखा था कि कितना धैर्य था वहाँ, जो उस टीस को सहकर भी खामोश अड़ा रहा कि एक दिन यही अमिताभ दुनिया के सामने अमिताभ बच्चन बनकर उसके नाम की डुंडुभी बजवा देगा। मुझे नहीं लगता कि मृणाल सेन को याद भी रहा होगा कि उन्होंने सिनेमा में हाथ पैर मारने वाले एक नौजवान को उसके नाम के लिए लज्जित किया होगा। मुझे नहीं लगता कि कभी किसी ने बच्चन से इतना मामूली सवाल भी पूछा होगा कि अमिताभ की जगह अमिताभ सिर्फ अमिताभ क्यों? क्यों इतने बड़े फिल्मकार से ये समझने में भूल हुई कि जिस नाम को वो बहुत अजीब मान रहे हैं वो कालजयी बनने जा रहा है। आपको याद होगा कि यही फेसबुक पर मैंने लिखा था कि दिल्ली चुनाव के नतीजे आएंगे और आप अपनी आंखों से बहुत से अमिताभों को अमिताभ बच्चन बनते हुए देखेंगे। मैंने लिखा था कि हर अमिताभ अमिताभ बच्चन बन सकता है, बशर्ते उसमें समय से लड़ने का साहस हो, धैर्य हो। फिल्म भुवन शोम 1969 में रिलीज हुई थी। मैं तो कुछ भी पढ़ लेता हूँ, कुछ भी देख लेता हूँ, लेकिन बहुत से लोग जो कुछ भी नहीं पढ़ लेते, कुछ भी नहीं देख लेते, उन्होंने भुवन शोम फिल्म नहीं देखी होगी। लेकिन 4 साल तक आंखों में उस टीस को छिपाए उस नौजवान ने 1973 में अपने नाम की कामयाबी और लोकप्रियता के सारे बंधन को टूटते हुए देखा फिल्म जंजीर में। जो कुछ नहीं था वो भारतीय सिनेमा का सब कुछ बनने की ओर चल पड़ा था। मुझे मृणाल सेन से कोई शिकायत नहीं है, मुझे तो उस सोच पर तरस आता है जब कोई किसी को कम आंकने लगता है। मुझे महाभारत में कौरवों के गुरु द्रोणाचार्य से कोई हमदर्दी नहीं, लेकिन जब जब मैं द्रोण के पिता के शिष्य महाराज द्रुपद और द्रोण के उस संवाद से गुजरता हूँ तो मेरी रूह कांप उठती है। द्रोण अपने बाल सखा द्रुपद के सामने खड़े थे और मित्रता की याद दिला रहे थे। द्रुपद हंस रहे थे कि राजा और रंक भला कब मित्र हुए हैं। भिखारी राजा का दोस्त नहीं होता, कायर वीरों का सखा नहीं होता। द्रोण ने कहा कुछ नहीं था, लेकिन उनकी आंखें ये बयां कर रही थी, सत्ता के मद ने तुम्हारी बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया है द्रुपद। तुम भूल जाओगे, लेकिन मैं याद रखूंगा। समय किसी का मित्र नहीं होता, धैर्य होता है। आज समय तुम्हारा है, धैर्य मेरा है। इस धैर्य के अश्व को समय के रथ में जोत कर मैं आऊंगा, तुम्हें याद दिलाऊंगा कि भुवन शोम किसी की आखिरी फिल्म भी हो सकती है, मेरी नहीं। मेरे धनुष की टंकार तुम्हारी दिल्ली की पेटियों से आंधी बनकर निकलेगी। समय किसी का नहीं होता, तुम्हारा भी नहीं, मेरा भी नहीं, लेकिन मैं आऊंगा, जरूर आऊंगा। तुम अपने कहे को भूल जाओगे, लेकिन इतिहास नहीं भूलेगा। समय का अंतराल बहुत कुछ बदल देता है, मैं भी बदल जाऊंगा। और जिसे तुम निरर्थक रस्सी समझकर फेंक रहे हो, वही एक दिन तुम्हें टस लेगी। तुम समय का खेल नहीं पहचानते, मैं पहचानता हूं।
अमिताभ बच्चन चले गए थे, लेकिन द्रोण युद्ध भूमि पर खड़े थे। द्रुपद से कह रहे थे, सुनो राजन, तुमने भ्रम से, चित से, मोह से अथवा अपने बल के पराक्रम के भरोसे जो कुछ कहा और किया, उस पर आज सोचने का वक्त आ गया है। सोचो। जो बीत गई वो बीत गई। ये भी सही है कि बुद्धिमान लोग बीती बातों का बार बार शोक नहीं करते, लेकिन जो समय रहते उस विषय पर सोचने की जहमत भी नहीं उठाते, वे द्रुपद बनते हैं, द्रोणाचार्य नहीं। वे मृणाल सेन बनते हैं, अमिताभ बच्चन नहीं। अपनी जबान कभी किसी के लिए खराब नहीं करनी चाहिए, कभी किसी को उसकी औकात बताने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, कभी समय को अपना स्थायी मित्र नहीं मान लेना चाहिए। और आखिरी बात, कभी धैर्य का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। जो धैर्यवान होते हैं, इंद्रप्रस्थ उन्हीं का होता है। संजय सिन्हा की यह खास बात है कि वो कहानी बताते बताते इतिहास और माइथो को मिक्स कर देते हैं और उसमें से कुछ एक नई नए कहानी का सर्जन करते हैं। ये उनकी स्टाइल है बताने की। अगर आप अच्छा लगा हो तो कमेंट में लिखिए कि कैसा लगा आपको। मैं मानता हूँ कि गलतियाँ हैं, और जैसे जैसे अगर मैं करता रहूँगा वैसे सुधरती रहेंगी। और इस किताब को पढ़िए।